इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हालिया बयान का असर वृंदावन में तुरंत दिखाई दिया है। प्रेमानंद महाराज की दैनिक पदयात्रा रास्ते में पड़ने वाले एक शराब के ठेके को युवाओं ने बंद करा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कार्रवाई धीरेन्द्र शास्त्री की उस अपील के बाद हुई है जिसमें उन्होंने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान इस ठेके को बंद कराने का आग्रह किया था। प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन रात में 2 बजे अपने निवास से पदयात्रा करते हुए निकलते हैं। इस यात्रा इसी शराब की दुकान के सामने से होकर उनकी गुजरती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि एक महान संत की पदयात्रा के मार्ग पर शराब का ठेका खुला रहना उचित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के सार्वजनिक निवेदन को गंभीरता से युवाओं ने लिया। सोमवार सुबह युवाओं के एक समूह ने पहल करते हुए ठेके पर पहुंचकर उसे बंद करने की मांग की। युवाओं ने दुकान में शराब खरीदने आए लोगों को भगा दिया, ठेके का शटर नीचे करवा दिया। युवाओं का कहना है कि वो इस मार्ग पर किसी भी प्रकार के अनैतिक गतिविधि को स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर जब प्रेमानंद महाराज जैसे संत प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हो। फिलहाल ठेका बंद है और स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीओ सदर संदीप सिंह के जरिए स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी न करे। अगर शिकायत करनी है तो विभागीय स्तर पर करें। और जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने कहा था, मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेकों पे उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में आबकारी विभाग से तथ्यों की जानकारी की जा रही है और इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो ये हिदायत दिया जा रहा है कि वो संबंधित विभाग के संबंध में अपनी आपत्तियों को जाके दर्ज कराएं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा खुद के अपने लेवल पे जाके ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे कि कोई किसी व्यक्ति को असुविधा हो और इसमें कोई शांति व्यवस्था में सिर्फ ये मत बोलो नशा मुक्ति ब्रजवासी, नशा मुक्ति वृंदावन, धरातल पे करो आके तटीय शटर बंद। यही काम तुम भी कर सकते थे, ये तुम भी कर सकते हो। दिल्ली के आके दारू पी रहे हो, दिल्ली से आकर यहाँ हम भी करवा सकते थे। दिल्ली से आके हम हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं भैया, हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं हमारा किसी के भावना ठेस नहीं पहुंचाने का काम है। हम अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे आराध्य भगवान निकल करके जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज। बाबा बागेश्वर जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि ब्रज के अंदर ठेके मत खेलो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे भाई, मत चलने दो। सुनो, जितने भी ठेके चल रहे हैं वृंदावन मथुरा के अंदर, जितने भी ठेके चल रहे हैं, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, देखो नहीं चलने देंगे। हिंदू हो इसका मतलब ये नहीं धर्म का अपमान करोगे, धर्म का बदनाम करोगे। ये वो धरती है भगवान श्री कृष्ण की धरती है। बिल्कुल, इस धरती पे ना मांस बिकेगा और ना दारू बिकेगा। आप अपना इलाज करो, यहाँ से बाहर बंद करो या कुछ भी करो, लेकिन अब सड़क से ऊपर पानी चला गया, अब तुम्हारे ठेके या दारू बिके नहीं देंगे, ध्यान रख लेना। तो भाई मैं इस टाइम हूँ वृंदावन में। मोहम्मद फारूक हमारे साथ, हमारे संवाददाता मथुरा से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। फारूक, पहले तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। सुबह सर्द सुबह की बहुत बहुत इस समय देखने को मिल रही है। बहरहाल सर्द सुबह ज़रूर है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन माहौल गर्म है क्या मथुरा के भीतर? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में जिस तरह से आह्वान किया था उसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अब्दुल साहब, मैं आपको भी गुड मॉर्निंग दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो सनातन एकता पद यात्रा चली थी, उस सनातन पद एकता यात्रा का जो समापन हुआ था, वो समापन वृंदावन में हुआ था। 4 धाम वृंदावन में बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे और तमाम जो है साधु संत उनके साथ थे। उन्होंने उसी समय एक आह्वान किया था कि वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, बांके बिहारी जी की नगरी है, उस नगरी को यहाँ पर शराब और मांस से मुक्त किया जाए। तो आप लोग जो है वृंदावन वासी हैं, इसका आप लोग जो है इसको मुक्त करिए और मदरा और मांस से इसको पूरी तरीके से मुक्त कर दीजिए। तो ये आह्वान के बाद ही दूसरे दिन तमाम लोगों द्वारा, कुछ ऐसे युवकों द्वारा जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने शराब की ठेके पर जाकर
जो अंग्रेजी शराब का ठेका था उसको शटर गिरा दिए और हंगामा किया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग जो है ग्राहकों को भी भगा रहे हैं वहां से और हंगामा कर रहे हैं। तो इसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने को देखकर वो लोग भाग जाते हैं। अब ये कौन लोग हैं, ये अब्दुल अब जांच का विषय है। कल मंगलवार को भी इन्होंने इसी तरीके से ठेके पर जाकर हंगामा किया और हंगामा करने के बाद ये है ना कि फारूक, ठीक है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान किया, बोला कि एक संत जब यहाँ से पदयात्रा करते हैं, प्रेमानंद महाराज, क्योंकि हर रोज वो वहाँ से पदयात्रा करते हैं रात के तकरीबन 2 बजे के करीब, उसके बीच में ही ये ठेका पड़ता है। लेकिन उस समय तो शायद बंद होता होगा, जो रात का 2 या 1 बज रहा हो। दूसरी चीज, अगर बंद करना भी था, पूरी तरीके से परमानेंटली बंद करना था, तो क्या कानूनी रास्ता अख्तियार किया जा सकता था, या फिर ऐसे जाकर, क्योंकि जिस तरह वीडियो देखा जा रहा है, वीडियो में एकाएक ऐसा लग रहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है, जबरदस्ती उसको बंद किया जा रहा है। और पुलिस महकमा भी इस बात को कह रहा है कि आप कानूनी रास्ता अख्तियार कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपने हाथ में कानून मत लीजिए। जी बिल्कुल अब्दुल, देखिए खुद सीओ संदीप सिंह का कहना है कि अगर आपको कोई आपत्ति है या कोई किसी तरीके की आपको कोई आपत्ति है तो संबंधित विभाग में जाके आप लिखा पढ़ी करिए, जो आबकारी विभाग होता है वहां लिखा पढ़ी करिए। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद जो है आप पुलिस में शिकायत करिए, यानी कानूनी रास्ते को अख्तियार करिए। आप कानूनी रास्ते को अख्तियार ना करेंगे और इस तरीके से उड़दंग करना, इस तरीके से कथित जो गौरक्षक लोग हैं वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, तो इसको जो है कानून जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि कानून जो है। तो क्या पुलिस की तरफ से क्या अब इस पूरे विषय को लेकर किस लिहाज से देखा जा रहा है पुलिस की तरफ से, कि जो बंद कराया गया है ठेका उस पर बंद ही रहेगा, या फिर जो जिन लोगों ने बंद कराया है कि उन पर कुछ कार्रवाई होगी या उनसे भी बातचीत की जाएगी, या उन्होंने ठीक किया? पुलिस का क्या रुख है इस पूरे मसले? जी अब्दुल, देखिए पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था भंग की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कल जिस तरीके से ठेके पर इन्होंने उपद्रव किया है तो उस ठेके के जो मालिक हैं उनके द्वारा रमणरेती पुलिस चौकी पर एक तहरीर भी दी गई है FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन अब क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो ये ठेके हैं ये ठेके आबकारी विभाग द्वारा उठाए जाते हैं, ठेके उठाए जाते हैं, और जो मालिक है उनका साफ तौर पर कहना है 40 लाख रुपए देकर हमने ये ठेका जो है लिया है। ये मतलब कोई अवैध रूप से नहीं है, ये पूरी परमिट के साथ ठेका है, और अगर परमिट के साथ है तो जाहिर तौर पर अगर इसको बंद कराना है तो आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको कानून का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आपको अगर शिफ्ट कराना है कि आप उस वे में ना आए, उस रास्ते में ना आए जहां से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा करते हैं, वहां से ना, उस रास्ते में ना आए, तो इसको शिफ्ट किया जाए, तो उसको लेकर आपको कानून के पास जाना पड़ेगा, एक तहरीर देनी पड़ेगी या आवेदन देना पड़ेगा, पत्र देना पड़ेगा कि आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, और अगर सहमति बनी तो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस होना चाहिए फारूक। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, ये एक प्रोसेस होता है जो आप कानून का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। आप जो है आबकारी विभाग में जाइए, संबंधित विभाग से बात करिए, पुलिस से बात करिए, DM SSP से बात करिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज रात में निकलते हैं और प्रेमानंद जी महाराज का जो सुन्नत में जो ठेका पड़ता है उस पर ये हुआ है। उसके बाद दूसरी जगह और बताया जा रहा है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, और आरोप है कि ये ठेकों पर ग्राहकों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर और क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, तमाम इस खबर पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल मोहम्मद फारूक आपको बता रहे थे डिटेल। एक और अहम खबर की ओर बढ़ लेते हैं। कन्नौज से ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। कन्नौज से ये अहम खबर सामने आई है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है,
जानकारी यह है कि तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक से डिवाइडर से जा टकराई है, जिससे भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में करीब 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और यूपीडी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तुरंत कन्नौज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस चालक को झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई है। बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी। हादसा कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के बहसुइया गांव के सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घायल यात्रियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। 40 यात्री दरअसल घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। तो दिल्ली से गोंडा जा रही बस कन्नौज में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक्सप्रेस वे पर यह भीषण हादसा हुआ है। स्लीपर बस दरअसल हादसे का शिकार हुई है। राम ऋषि पांडे हमारे साथ कन्नौज से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम ऋषि पांडे, जरा इस खबर को विस्तार से बताइए, क्या पूरी खबर है? देखिए अब्दुल, आपको बता दें ये तिरवा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की घटना है। ये ठठिया क्षेत्र में ये हादसा हुआ है सुबह लगभग 4 बजे। डबल टेकर बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी, तभी डिवाइडर में टकरा गई, जिसमें लगभग 60 से 65 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें 40 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही ये हादसा हुआ वैसे स्थानीय पुलिस, यूपीडा और एसडीएम सीओ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जिनका इलाज जारी है। जी, एक चीज बताइए, ये बस प्राइवेट बस थी स्लीपर या फिर यूपीएसआरटीसी की बस थी? कौन सी बस थी? और ये हादसा जो हुआ है, अगर शुरुआती जांच में पता चला है तो क्या वजह बताई जा रही है? देखिए अब्दुल, आपको बता दें शुरुआती जांच में पुलिस ने जो जांच की है, ये बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आ गई है। और ये जो बस है डबल टेकर बस है और ये जो प्राइवेट बस है। और आपको बता दें चालक को झपकी आने से ये हादसा हुआ है। और हम भी अब्दुल सफर करते हैं, जब देखते हैं कि चालक के पास जब लोग बैठे होते हैं तो उनके वो भी सोने लगते हैं, जिससे ड्राइवर को भी कहीं ना कहीं जो है सोने को मजबूर हो जाता है। वहां पर अगर लोग बैठे होते हैं, उनसे अगर बातचीत करते हैं अगर, तो ये ड्राइवर को कहीं ना कहीं नहीं सोता है। जी, जाहिर है। देखिए, झपकी आने से ये हादसा हुआ है। अभी तक 40 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इनको कहां पर इनका इलाज चल रहा है? देखिए, जो 40 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। ये जो है तिरवा मेडिकल कॉलेज है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो सही हुए हैं उनको जो है घरों तक पहुंचा दिया गया है। और ड्राइवर की क्या हालत है ऋषि? जी, हालत जो है 40 की, जो 40 यात्री घायल हुए थे, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका अभी भी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। नहीं, इसमें क्या ड्राइवर भी शामिल है? कोई जानकारी है क्या इसकी? जी, आपको बता दें ड्राइवर को भी जो है गंभीर नहीं चोटें आई है, लेकिन ड्राइवर जो है नॉर्मल है। ड्राइवर की तरफ जो है ज्यादा जो है गाड़ी डैमेज नहीं हुई है। जैसे और जानकारी आएगी तो जरूर साझा कीजिएगा राम ऋषि पांडे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस ने नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। एटीएस ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज में तैनात चिकित्सकों के साथ ही एमबीबीएस और बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राओं की सूची मांगी है। मदरसों में रह रहे, पढ़ाई कर रहे छात्रों का भी ब्यौरा एटीएस ने मांगा है। नेपाल बॉर्डर से सटे होने की वजह से पीलीभीत में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास में हुए धमाके के मामले में एटीएस ने जिले में भी जांच पड़ताल शुरू कर दी।
दरअसल पीलीभीत में संचालित हो रहे मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर और स्टाफ की सूची मांगी गई है। मेडिकल कॉलेज में करीब 70 से ज्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं। साथ ही एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की सूची भी तलब की गई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज से भी डॉक्टर, स्टाफ, बीएमएस की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की भी लिस्ट मांगी गई है। वहीं डॉक्टर सुदीप बेदार का कहना है कि एटीएस ने सूची मांगी है। इधर जिले में संचालित हो रहे 220 मदरसों की भी सूची तलब की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मदरसों की भी अब एटीएस जांच करेगी। जानकारी दरअसल ये है, आपको जानकारी हम देते चले, एटीएस लगातार अलग अलग मदरसों की भी जांच कर रही है, कॉलेजेस की भी, इंस्टीट्यूट्स की भी जो डॉक्टरेट की पढ़ाई करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर, लखनऊ के भीतर भी लगातार जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। तार जो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो आदिल के हों या फिर तमाम अलग अलग जो लोग पकड़े गए हैं, उनके इस समय लखनऊ के भीतर से नजर आ रहे हैं, उनको भी निशानदेही की जा रही है, उनकी भी। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के भीतर मदरसों को भी जांच के घेरे में लाया जा रहा है। नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। आज पहले उन्हें जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया, फिर बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद इसी दिन एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बीच मंगलवार को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई 3 घंटे की मैराथन बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई। विधानसभा अध्यक्ष का पद पहले की तरह बीजेपी के पास रहेगा। इस पद के लिए बीजेपी के वरिष्ठतम विधायक प्रेम कुमार के नाम की चर्चा है। नीतीश को नेता चुने जाने के लिए बुलाई गई एनडीए विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण बृहस्पतिवार को दोपहर गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त आज जारी होगी। देश भर के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किश्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें साल में दी जाएंगी। ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किश्त पहले ही जारी कर दी। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किश्त दी गई, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन के साथ हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से यूपी बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। खासकर 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली निराशा के बाद इस जीत ने 2027 विधानसभा चुनाव में उम्मीदें बढ़ा दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के नेताओं ने भी खूब मेहनत की। इस जीत में उनकी मेहनत और प्लानिंग का भी योगदान माना जा रहा है। पहले भी जेडीयू के साथ मिलकर सरकार तो बनाती रही है, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी ही रही है। इस बार ये जीत इसलिए खास है क्योंकि 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीत के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े 122 से काफी अधिक 204 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। वहीं विपक्षी महागठबंधन को महज 33 सीटों पर ही बढ़त थी। बिहार के इस चुनाव के बाद यूपी के नेताओं का भी कद बढ़ गया है। एक और अहम जानकारी आपको देते चले। दरअसल विजयवाड़ा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं बाबा शताब्दी में शामिल होंगे।
तो जानकारी आपको देते चले, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सत्य साई शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। विजयवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। साथ ही पुट्टुपर्थी साई समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई सुरक्षा नियम बनाए हैं और इनके कड़े अनुपालन पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर से ग्रीन सेस लागू किया जाएगा, जिस पर विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ सड़कें हर वर्ष एक ही स्थान पर क्षतिग्रस्त हो जाती है, उन्हें सुरक्षित और स्थायी बनाने पर विचार किया जा रहा है। उनको धरातल पर उतारने के लिए क्रैश बैरियर, ब्लैक स्पॉट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा संबंधी नियम बनाए हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो ग्रीन सेस की शुरुआत हम 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो सड़कें हमारी अभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जो प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर खराब होती हैं, उनके लिए कैसे कोई विधि अपनाई जाए, उन सब पर चर्चा हुई। सबको निर्देशित किया गया है कि वाहन चालकों से लेकर परिचालक तक उनके नियम, उनके द्वारा जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, उनके रहने का स्थान, गाड़ियों के रुकने का स्थान, उत्तराखंड में आए तो एक जो सेफ्टी के नियम है, उन नियमों का कड़ाई से पालन हो, उसके संबंध में बहुत विस्तृत आज वार्ता हुई है। और ये यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कि सर्वोच्च जो हमारी प्राथमिकता है वो सभी यात्रियों की सुरक्षा है, उसी के निमित्त आज ये समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान उन्होंने किया था राजधानी का, उसको रात पर डालने के लिए आपने काम शुरू किया है, तो किस तरह से गाँव का चयन करेंगे, हर ब्लॉक में कैसे गाँव बनेंगे, कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गाँव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे। शीतकालीन यात्रा शुरुआत हो गई है, सभी जिलाधिकारियों का निर्देश भी दिए। पिछले वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा शुरू की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य व्यापारी हैं, जिनको चारधाम यात्रा के समय में रोजगार जिनका 6 महीने रहता है, उनका व्यापार, उनका काम धाम, उनका अन्य व्यवस्थाएं पूरे साल भर चले, उसके लिए जो नवाचार शीतकालीन यात्रा के रूप में किया गया था, उसको और विस्तार देने के लिए इस बार सभी जिलाधिकारियों को एक एक जो अपने उनके शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, शीतकालीन पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं हैं, गर्म पानी अच्छा रहे, वहाँ पर हीटर की व्यवस्थाएं रहें, ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो ठीक रखा जाए। हमारे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउसों में किराए की दर में भी कमी की गई है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, सबके साथ बात करके जो स्टेक होल्डर हैं, जो यात्रा को संचालित करते हैं, वो सभी जो भी सुझाव देंगे उस यात्रा को प्रमोट करने के लिए, उन सुझावों को भी हम लोग लाएंगे। इस यात्रा का सभी अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार भी जिलों के माध्यम से भी करेंगे, राज्य के स्तर से भी हम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।